हेलो बच्चों, कैसे हो? स्टार्ट करें पढ़ाई किसके साथ? एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ। करें कंटिन्यू एटॉमिक स्ट्रक्चर को। चलो, अभी जो अपन ने सीखा वो सिंपल सा बोहर मॉडल या उसके आसपास का था, और इससे जस्ट पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीखा। लेकिन अब अपन लोग चलते हैं क्या, एक नई चीज, एक ऐसी चीज जिसने जो एटॉमिक मॉडल को लॉन्च करने का जो तरीका, जो पैटर्न है, उसको चेंज कर डाला यार। दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डुअल नेचर। एक ही बात है, डुअल नेचर को और एक्सटेंड किया गया। सब लोगों ने डुअल नेचर कहां तक सीमित रखा? लाइट तक। लाइट, पार्टिकल है, वेव नहीं। उसने डुअल नेचर को और एक्सटेंड किया और एक्सपेंड किया और उससे समझाया। जब उसने एक्सपेंड किया, समझाया, तो एक्चुअली एटॉमिक मॉडल लॉन्च हुए बाद जो अभी सही है, अभी उससे पहले जो पढ़े थे अपन लोगों ने, उसमें कोई ना कोई गलतियां थी और अच्छी खासी गलतियां थी। लेकिन अब जो लॉन्च हो रहे हैं डुअल नेचर को समझाने के और काफी सही हो रहे हैं। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से स्टार्ट करते हैं, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल या डुअल नेचर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, ये डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बोल सकते हैं। तो हेडिंग है अपनी डुअल नेचर ऑफ मैटर। डुअल नेचर ऑफ मैटर भी बोल सकते हो। एक और हेडिंग इसकी, जो डी ब्रोगली ने कहा था, इसको समझाया डी ब्रोगली था, तो और क्या बोलते हैं इसको? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। चलो, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, डी ब्रोगली ने क्या बोला, क्या समझाया, उसके बारे में चर्चा करें। ठीक है, चलो। तो डी ब्रोगली ने सिंपल सी बात बोली कि यदि जो रेडिएंट है, जो एनर्जी एमिट हो रहा है, उसकी दोनों नेचर हो सकती है, तो क्यों ना मैटर की दोनों नेचर हो सकती है। उसने क्या बोला? इफ रेडिएंट have two natures, which and particle and wave nature, then matter also have two nature। इसमें सिंपल सी बात बोली कि जैसे यार, जैसे रेडिएंट जो एनर्जी एमिट कर रहा था, उसकी दो नेचर है, तो यार जो मैटर है, जो पार्टिकल, जो हम लोग सब लोग हैं, उनकी भी तो वेव नेचर होनी चाहिए। तो इसने क्या बोला? इसने क्या समझाया कि मैटर हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। मतलब मैटर जो भी दिख रहा है अपने को, पार्टिकल नेचर भी है, लेकिन उसके साथ उसकी वेव नेचर भी है। तो इसने क्या बोला? मैटर हैज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। अरे सर, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों एक साथ कैसे हो गए मैटर का? हमें तो सब कुछ पार्टिकल जैसे दिखता है, हर किसी की पोजीशन फिक्स है, सब कुछ तो पता चल रहा है। वो वेव की तरह चलता है, ऐसे तो वेव की तरह चलता है, दिखता ही नहीं है। तो आप तो बोल रहे हो सर वेव है। एक्चुअली इसमें पार्टिकल नेचर है और वेव नेचर, लेकिन वेव नेचर जो है दबी हुई है, पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है। आगे बात समझ में? क्या बोल रहा हूं? जो पार्टिकल नेचर है वो क्या है? डोमिनेंट है, वो ज्यादा प्रभावशाली है। तो वेव नेचर बेचारी दबी हुई है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला फिर? देन एवरी मैटर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वेव। हर मैटर को आप वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एंड ए पर्टिकुलर wavelength is associated with them। मतलब दुनिया में हर पार्टिकल को वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे अपन ने चर्चा की थी कि फोटोन्स है, फोटोन्स के टाइम अपन पार्टिकल बोल दिया करते थे, लेकिन जब लाइट को वेव नेचर बोलते तो अपन बोलते वेव के फॉर्म में वो फोटोन ट्रेवल कर रहा है। ऐसा हो तो एनर्जी कंटिन्यूस वेव के फॉर्म में आ रही है। तो मैं बोल रहा हूँ इस मार्कर को मैं पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यदि पार्टिकल है तो पार्टिकल इसको फेंकता हूं मैं, यदि स्ट्रेट गया तो पार्टिकल नेचर है, और यदि इस फॉर्म में गया वेव के फॉर्म, इसका वेव नेचर है। लेकिन आप लोग देखो जैसे मैं इसको गिराऊंगा तो स्ट्रेट जाएगा, मतलब पार्टिकल नेचर शो कर रहा है।
इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें वेव नेचर नहीं, इसमें वेव नेचर है लेकिन बेचारे दबी हुई है, इसमें वेव नेचर है वो दबी हुई है, इसलिए पार्टिकल नेचर डोमिनेंट है। तो अगला क्या बोला इसने, इन मैटर पार्टिकल नेचर इज हाईली डोमिनेंट ऑन वेव नेचर। इन मैटर particle nature is dominant over wave nature। मतलब वेव नेचर बेचारे दब जाती इसलिए नहीं पता चल पाता। आ रही बात समझ रहे? जबकि तो रेडिएशन थी उसमें क्या था, दोनों की डोमिनेंसी थी अपनी अपनी जगह पर। एक जगह वेव डोमिनेट कर रही थी, एक जगह पार्टिकल डोमिनेट कर रहा था। कुछ चीजें वेव से समझाएगी तो कुछ चीजें पार्टिकल नेचर से समझाएगी। लेकिन बेचारा जो मैटर है उसमें तो पार्टिकल नेचर इतनी डोमिनेंट है कि यार अपन लोग नहीं समझा पाएंगे, कैसे समझाएगी यार ये वेव है। तो फिर उसने डी ब्रोगली ने क्या कहा, चलो इससे मैंने बोला कि जो एसोसिएटेड वेव है, जो एसोसिएटेड वेव लेंथ है, यदि मैं इसको कैलकुलेट कर दूं, प्रैक्टिकली इसको प्रूव कर दूं, ये जो वेव लेंथ है वो प्रूव करके निकाल दूं और बता दूं, तो तुम लोग सही मान जाओगे ना। तो सब बोला ठीक है, तुम वेव लेंथ कैलकुलेट करके दिखा दो। तो उसने क्या बोला, ठीक है अपन लोग करते हैं। हालांकि इस इक्वेशन में केवल अकेला डी ब्रोगली नहीं था, साथ में आइंस्टाइन भी था। तो उसने क्या कहा, उसने क्या समझाया फिर डी ब्रोगली ने, देखना जरा, बहुत ही काम की चीज है भाई। मतलब थोड़ी अजीब सी चीजें लग रही है साहब, एक पार्टिकल वेव नेचर कैसे शो कर सकता है यार, वो वेव जैसे कैसे चल सकता है। तो समझ आया क्योंकि दोनों नेचर शो करता है यार। अपने को इतनी फील नहीं है क्योंकि वेव की बहुत सारा फील नहीं, जिसे समझ नहीं आ पाती चीज। लेकिन यदि आप लोग वेव को समझते हो यार, वेव को जिस तरह से ट्रेवल करने वाली, मेरा पहला ईएम वेव देख लो उसे समझ पाएगा बात। तो हर एक चीज को वेव से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और पार्टिकल से भी। लेकिन वेव से करो तो उसका ट्रेवलिंग फॉर्म, डिस्टेंस ट्रेवल वगैरह जैसे भी वेव नेचर के होने का वेव के फॉर्म में करेगी। सही है, चलो। तो नेक्स्ट उसने क्या बोला, इस चीज को डेराइव किया, अपने एक फॉर्मूला बनाया। उसने बोला कि E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टाइन की इक्वेशन है, और ये रेडिएशन पे मतलब वेव पे लग सकती है, पार्टिकल पे, सब पे वैलिड चीज है ये, ठीक है। लेकिन E इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, ये केवल EM वेव पे लगता है। और एक ऐसी इक्वेशन तो वेव के लिए ही इंट्रोड्यूस की गई थी, आपको पता हो तो, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि अपन पर्टिकुलर वेव के केस की ही चर्चा करें, ये भी वेव के केस की, ये भी वेव के केस की, तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूँ। एक ही टाइप की वेव की एनर्जी चाहिए, इससे निकाल तब भी सेम आएगी, इससे निकाल तब भी सेम आएगी। तो क्या आ गया, mc स्क्वायर इक्वल्स टू hc बाई लैम्डा, ठीक है। अब इसने क्या किया कि c से c काट दिया, इक्वेशन क्या बनी, m इंटू सी इक्वल्स टू h बाई लैम्डा, और लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mc। अब m क्या है, मास ऑफ रेडिएशन इंटू स्पीड ऑफ रेडिएशन, c आ गया। तो m इंटू सी क्या हो जाएगा, मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम होता है p। अब यार उससे दिमाग लगाया कि वेवलेंथ जो है, जो रेडिएशन की वेवलेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो रेडिएशन की वेवलेंथ है, वो h अपॉन मोमेंट आ गया, मोमेंटम आ गया। तो उसने सोचा कि यार क्यों ना यही इक्वेशन, ऐसे ही इसने सोचा कि यार हर पार्टिकल के लिए वैलिड हो जाए। तो क्या होगा, उसने सिमुलेट किया, उसने डेराइव नहीं किया, उसने सिमुलेट किया कि यार मैं भी पार्टिकल की जो वेव नेचर है वो कुछ ऐसे ही दिखा देता हूँ, h अपॉन उसका मोमेंटम, ये पार्टिकल के लिए हो जानी चाहिए। फिर उसने क्या कहा, इस पार्टिकल की वेवलेंथ को उसने नाम क्या रखा, डी ब्रोगली, लैम्डा डी बी इक्वल्स टू h अपॉन m इंटू बी। इसने कोई डेरिवेशन नहीं किया, इसने कोई फॉर्मूला प्रूव नहीं किया, इसने सिंपल सिमुलेट किया यार कि जैसे वेव के लिए वेवलेंथ इस फॉर्मेट से आ रही है तो क्यों नहीं पार्टिकल के बेस से भी इस फॉर्मेट से आ जाए। समझ आ गई बात, ठीक है। तो अब ये अपना जो फॉर्मूला बना है h अपॉन mv, वेवलेंथ ऑफ एनी पार्टिकल, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड फॉर्मूला है जो आगे काम में आएगा अपने क्वेश्चन में, ठीक है। तो आगे इस क्वेश्चन, इससे अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलो तो अभी एक दो क्वेश्चन करते हैं यार, क्यों कर रहे हो, जरूरी है, जरूरी चीज है। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन ये है, एग्जाम्पल ये है कि एक बॉल है जिसका मास जो दे रखा है, इस बॉल का जो मास है, कौन किसी क्रिकेट बॉल है सिंपल सी जो अपन खेलते हैं गेम, है ना। एक बॉल है जिसका मास दे रखा है 66.26 ग्राम। हल्की बॉल, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इस बॉल को क्या है, स्पीड जो है इस बॉल की अपन ने रखी 2 मीटर पर सेकेंड, इस स्पीड से अपन फेंक रहे हैं, ठीक है। और यदि किलोमीटर पर हावर में करें तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा यूनिट में काम करते हैं। तो आपको पूछा क्या है इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो लैम्डा डी ब्रोगली क्या आ जाएगा, एच क्या है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाई एम, मास ऑफ बॉल कितना है भाई 6.26 इंटू 10⁻3 kg, ठीक है। और इसकी स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। तो अपन इसको सॉल्व करते हैं, तो ये इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 10⁻2 नहीं हो जाएगा क्या, ठीक है, इससे कट जाएगा और 10⁻के ऊपर चला जाएगा वैल्यू, तो कितना बचेगा रे 1/2 इंटू 10⁻32, ठीक है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10⁻33 मीटर, क्योंकि सारा काम ऐसा यूनिट में किया है। लैम्डा डीबी की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 10⁻33। इस बॉल की जो वेवलेंथ आई है वो वैल्यू देखो कितनी कम आई है यार, 10⁻33 की रेंज में। यदि मैं इसको एंगस्ट्रॉम में भी कन्वर्ट करता हूँ, तो इस बॉल की जो लैम्डा डीबी है वो 5 इंटू 10⁻23 एंगस्ट्रॉम में नहीं आ जाएगी क्या। सोचो ये वैल्यू इतनी ज्यादा कम है कि कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। क्यों सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि अपन यदि प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट करना चाहे वेवलेंथ, किसी भी प्रैक्टिकल से, किसी भी प्रयोग से, किसी भी अपन अनुप्रयोग करके चेक करना चाहे तो शायद नहीं होगा। आगे बात, कोई भी एक्सपेरिमेंट करके अपन लोग इसको चेक करना चाहे प्रैक्टिकल वैल्यू को, तो यार इतनी कम वैल्यू को आप कैसे, किस गैजेट से कैलकुलेट करोगे या किस यंत्र से आप मापोगे। तो अपने पास इतना कुछ है ही नहीं साधन यार इसे मापने के लिए। तो इतनी कम वैल्यू के लिए सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं आती वेवलेंथ की। इससे ये बात प्रूव होती है कि इसकी वेवलेंथ इतनी कम है, इसका मतलब अपन ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, और जब ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं तो स्टेट नहीं जाएगा। क्या एक चीज सोचना, कोई वेवलेंथ बहुत सारा कम है, देख इसमें कम वेवलेंथ का एक डायग्राम बनाता हूँ, बहुत मिनिमम वेवलेंथ का, बहुत ही मिनिमम वेवलेंथ का। अब इस एक्सिस पे मैंने बहुत कम मिनिमम वेवलेंथ का एक वेव बनाया, तो क्या ये वेव स्ट्रेट लाइन की तरह नहीं दिख रहेगा क्या। ये जो वेव है ये वेव स्ट्रेट लाइन ही नहीं दिखने लग गया क्या, कब, जब कोई वेवलेंथ बहुत ज्यादा छोटी आ जाए, जब इसको फेंका जाएगा वेव तो है लेकिन इसका वेवलेंथ इतना कम है कि स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, लेकिन इसको ये नहीं नकारा जा सकता कि ये वेव नेचर नहीं रखता। आगे बात समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली प्रूव नहीं हो पा रहा था, तो लोगों ने कहा चलो कुछ ऐसा अदर पार्टिकल के लिए चर्चा करते हैं। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूं, उस पर देखना, अदर पार्टिकल के लिए चर्चा की लोगों ने, किसके लिए देखो, फिर बोला कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस इलेक्ट्रॉन का आप वेवलेंथ क्या आएगा, डीबी बताओ कितना आएगा। हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन का लैम्डा डीबी निकालने के लिए बात हुई, तो ठीक है चेक करते हैं कितना आता है वैल्यू। वापस लैम्डा डीबी क्या आएगा, एच अपॉन एम वी, एच कितना है 6.626 10⁻34 अपॉन मास कितना आ जाएगा 9.1 10⁻31 kg, और स्पीड कितनी आ जाएगी 2.1 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, फर्स्ट सेल में इतनी आती है, ठीक है। चलो तो इसको करते हैं सॉल्व, 10⁻31 है तो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना हो गया 10⁻3 और ये ऊपर 10⁻9 6.626 अपॉन 2.18 इंटू 9.1 इंटू 10⁻9 आ गया, ठीक है। और इसको सोल्व करते हैं, अप्रोक्स 3 के बाद इसको कट करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 3 ये 2.2 और इन दोनों को अप्रोक्स कर 1/3 3.2 इंटू 10⁻9 मीटर आएगा इसके वैल्यू सोल्व करने पर। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एंगस्ट्रॉम में लिखना चाहूं तो कन्वर्ट कर सकता हूं, लैम्डा डीबी इन एंगस्ट्रॉम 3.2 इंटू 10⁻+ का 1 आ जाएगा। हालांकि ये थोड़ी कैलकुलेशन मैंने गलत कर दिया, पर 10⁻10 आएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। तो ओवरऑल एंगस्ट्रॉम में ये वैल्यू आ गई। अब आप लोग ऑब्जर्व करो यार कि एंगस्ट्रॉम में इलेक्ट्रॉन के लिए ये वैल्यू आ रही है,
और एक बॉल के लिए वैल्यू आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बॉल के लिए तो वेवलेंथ वो कंसिडरेबल नहीं है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जब अपन चर्चा करें हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन की, तो इसकी जो वेवलेंथ आई है वो कंसिडरेबल है, उसकी तो वैल्यू इतनी सिग्निफिकेंट है कि अपन इसको प्रैक्टिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और किसी गैजेट से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो फिर क्या बोला गया कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल में अपन इलेक्ट्रॉन, किसी भी सेल में किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्या हुआ, ये बात सही थी, ये साबित होगी कि ये वैलिड है। लेकिन फिर डी ब्रोगली ने क्या बोला कि मेरी जो थ्योरी है वो केवल सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए वैलिड है, और सब एटॉमिक पार्टिकल पर ये बहुत अच्छे से अप्लाई होती है। तो ये सही था, उसने प्रूव कर दिया। आगे बात समझ में, तो अपन लोगों ने देखा कि डी ब्रोगली जो कंसेप्ट है वो केवल सब एटॉमिक पार्टिकल तक ही वैलिड है, ठीक है। आगे अपन चर्चा करते हैं डी ब्रोगली के नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है भाई। चलो, तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग, ठीक है।